ना कि महारानी विक्टोरिया पूरा शासन भारत का अपने हालत बहुत खराब होने लगता है भारत में, और उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन क्या होती है, दयनीय। उन्होंने क्या किया था ना कि राजा की उपाधि दे दी थी और बोला था कि भाई ये काम करो, चले जाओ ब्रिटेन की महारानी के पास और उनसे ये विनती करो कि भारत में स्थिति सही नहीं है। वो आके थोड़ा पे हो जाता है क्या, प्लासी का युद्ध। चंदो डायरेक्ट एसएससी में पूछा गया था उसमें। उधर पूरा दिल्ली पे लूट पड़ी थी, पर इन साहब को क्या करना था, इन साहब को अय्यासी करना था, इसीलिए इनको रंगीला राजा भी कहा जाता था। उस 52 दिनों तक दिल्ली पर आक्रमण होता रहा और जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो क्या कर रहा था, वो अपने भोग विलास के जीवन में व्यस्त था, पूर्ण रूप संगठन कर रहे थे। तो उस समय भी मोहम्मद शाह रंगीला जी जो थे अपने रंगीले कार्यों में व्यस्त। दो राजाओं की जब फेफड़े की बीमारी से मृत्यु हो जाती है, पता चल गया था कि सैयद बंधु सबको राजा बनाते हैं और फिर गद्दी से हटा देते थे, तो इसने क्या किया, सैयद बंधु को ही हटा दिया था। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विसेज में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो जैसा कि हम लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री का लास्ट क्लास छोड़ा था, एक क्या उत्तर मुगल काल, ठीक। इसके पहले हम लोगों ने सारी पूरे हिस्ट्री को, प्राचीन इतिहास पढ़ा था हम लोगों ने, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ा था और उसमें एक क्लास बच गई थी अपनी। वो कौन सी थी, वो उत्तर मुगल काल की क्लास बची थी अपनी, ठीक। तो देखिए उत्तर मुगल काल पढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, देखो उत्तर मुगल काल में ना लोग स्टैब्लिश नहीं रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि मुगलों में जैसी की परंपरा चलती आ रही थी पहले से ही कि हमेशा एक सिंहासन के लिए युद्ध होता था, वैसे ही प्रक्रिया इसमें भी तत्पर रूप से चलती रहेगी, ठीक। तो देखेंगे कि मुगल का जो शुरुआत हुआ था, जो साम्राज्य एक बना था, वो कैसे अंत में ऐसे स्तर से खत्म होता है कि आप लोग भी पूरा देखिएगा कि मुगलों की समाप्ति कैसे होगी, ठीक। पूरी कहानी की तरह रहेगी क्लास। आप उससे पहले एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। जो भी आज आप दर्द महसूस कर रहे हैं पढ़ाई के समय, या जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो छात्र जीवन है यह संघर्ष का जीवन, इसीलिए इसको संघर्ष का जीवन भी कहा जाता है। इसमें आप बहुत सारे डिफिकल्टीज को आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक। बट एक दिन ये जितने भी आपका संघर्ष है ना, यही सफलता की कहानी में तब्दील हो जाएगी और अच्छा भी लगता है सर। अब ऐसे ही मान लीजिए आपने संघर्ष ही नहीं किया तो सफलता मिलेगी तो आप उतना उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। होता है ना कि जो संघर्ष करके जो अपनी कमाई हुई चीजें होती है ना, उसका मजा ही कुछ अलग है सर, ठीक ना। तो आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपको जीत मिलेगी और विश्वास है कि मिलेगी सर, इसीलिए तो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, ठीक। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, पक्का एक दिन आप सक्सेसफुल होंगे। फिर जब आप अपनी गाथा बनाएंगे ना और गाथा सुनाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। अब आप संघर्ष ही नहीं किए तो क्या ही कहानी सुनाएंगे अपनी, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उत्तर मुगल काल जो है वो कहते किसको है। देखिए 1707 से लेके 1857 की क्रांति तक जो काल चलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर मुगल काल, ठीक। तो उत्तर मुगल काल किसको बोलेंगे हम लोग, 1707 से 1857 का जो टाइम पीरियड रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर मुगल काल। बहादुर शाह जफर की पराजय के बाद अंग्रेजों द्वारा उन्हें म्यांमार की जेल में भेज दिया जाता है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक। और इससे उत्तर मुगल काल का अंत हो जाता है, ठीक ना। 1707 से स्टार्ट होगा और 1857 के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर मुगल काल, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए बहादुर शाह प्रथम 1707 में, मैंने बोला ना 1707 से स्टार्ट होगा और कब तक जाएगा, 1857 की क्रांति तक, ठीक। तो देखिए 1707 में औरंगजेब जो लास्ट शासक था मुगल काल का, मैंने बताया था ना आपको, औरंगजेब ने की पूरी स्टोरी मैंने बताई, उसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को, उसको वीडियो को देख के यहाँ पे आएंगे तो आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट नहीं रहेगा सर, ये एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहेंगे। देखिए सबको सत्ता चाहिए, ठीक। तो ये क्या करेंगे, भाइयों में युद्ध होता है, ठीक ना। तो औरंगजेब जानता था इस चीज को। औरंगजेब क्या जानता था, होता है ना कि अपने रक्त से सभी लोग परिचित होते हैं, तो ये अपने रक्त से पूर्ण रूप से परिचित था। ये जानता था कि मेरे 3 पुत्र हैं जो ये सत्ता के लिए युद्ध करेंगे ही करेंगे, भाई आज करें या कल करें, मतलब करेंगे ही। तो उसने क्या किया था, एक वसीयत लिख दिया था। होता है ना कि आज भी हम लोग देखेंगे कि अगर किसी को प्रॉपर्टी कुछ देना रहता है तो जो लोग होते हैं ना क्या बोलते हैं, वसीयत लिख देते हैं कि हाँ मेरे मृत्यु के बाद ऐसे ऐसे यहाँ का जो लैंड है इस सन को चला जाएगा, वहां का जो प्रॉपर्टी है उस सन को चला जाएगा। तो ऐसे ही औरंगजेब ने क्या किया था, इसने पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर दिया था और वसीयत लिख दिया था इसने कि मेरे 3 पुत्रों को यहाँ ये राज्य दे दिए जाएंगे। पर ऐसा हुआ कहां सर, सत्ता की लालच देखिए, ये 3 पुत्र क्या आपस में लड़ गए, ठीक ना। जो विभाजन हुआ था ये अस्वीकार्य था। जब मन में लालच हो तो कितना भी किसी को मिल जाए वो अस्वीकार्य ही रहेगा। और राजा बनने के लिए आपस में जो प्रथा इन लोगों की चली आ रही थी, वैसा ही औरंगजेब के 3 पुत्रों में भी हुआ और फिर ये 3 पुत्र आपस में लड़ गए, ठीक ना। एक पुत्र था मुअज्जम था, ये अपने 2 भाइयों को पराजित करके राजा बन जाता है और वो बहादुर शाह के नाम से राजा बनता है। जो मुअज्जम था, मैंने बताया ना 3 लड़के थे इसके, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये जो मुअज्जम था ये छोटा भाई था,
तो ये किसी को भरोसा नहीं था कि ये राजा बनेगा। होता है ना कि आज भी मतलब उत्तराधिकारी जो होता है वो बड़े भाई को ही माना जाता है किसी भी फैमिली में, इंडियन फैमिली में या फिर कहीं भी देखेंगे आप, तो जो उत्तराधिकार होता है वो एज ए सीनियर प्रायोरिटी पे दिया जाता है। ठीक, तो जो छोटा भाई था ये अपने दोनों भाइयों को हरा के क्या बनता है, शासक बन जाता है। तो जो मुअज्जम था, मुअज्जम को बहादुर शाह के नाम से भी, मुअज्जम जो था इसी को बहादुर शाह के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसने अपने दोनों भाइयों को, अब देखो इसको साहे बेखबर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, साहे बेखबर, खफी खां। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग जब पढ़ेंगे ना उत्तर मुगल काल, तो इसमें कई सारे ऐसे शासक आएंगे जिनका कोई ना कोई उपनाम होगा सर। रंगीला राजा मोहम्मद शाह को बोला जाएगा, बेखबर राजा बोला जाएगा, साहे बेखबर बोला जाएगा। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है सर, जहां जो इंपॉर्टेंट है चीजें, और जो जो क्वेश्चन आ चुका है मैं उसको बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक ना, तो देखो खफी खां के द्वारा साहे बेखबर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि बहादुर शाह, ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एग्जाम में आपके कि निम्न में से किस राजा को साहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, साहे बेखबर किसको नाम से जाना जाता है, तो जो बहादुर शाह है उसको क्या बोला जाता है, साहे बेखबर। ठीक, जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध, ये दोनों युद्ध कौन से हैं, जो अपने इसने जो बहादुर शाह था अपने दोनों भाइयों से युद्ध दो लड़ा था, तो जो जजाऊ का युद्ध होता है वो 1707 ईस्वी में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, और बीजापुर का जो युद्ध होता है वो 1709 ईस्वी में होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किस में पूछा था, ये शायद रिव्यू ऑफिसर में पूछा था। क्वेश्चन ये था कि इसमें आपको दे देगा इन चीजों अरेंज करने के लिए कि मतलब क्रमानुसार निम्न युद्धों को क्रमानुसार लगाइए। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको ये पता नहीं रहेगा इसमें, तो आप इसको असेंबल नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक, तो जो जजाऊ का युद्ध था वो 1707 में हुआ था, और जो बीजापुर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1709 ईस्वी को। ठीक, इसमें क्या आप याद रखना है, तीन चीजें आपको याद रखनी है, जजाऊ के युद्ध 1707, बीजापुर का युद्ध 1709, और साहे बेखबर के नाम से किसको जाना जाता है, वो बहादुर शाह को जाना जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिएगा कि साहे बेखबर के नाम से बहादुर शाह जफर को हम लोग जानते हैं, और ये है आपका बहादुर शाह जफर, मस्त मुंह चोच रखा है, दाढ़ी ओढ़ी। ठीक, यही है। फिर अब इसने क्या किया, देखिए मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि औरंगजेब जब आता है तो क्या करता है, वो सबसे दुश्मनी कर लेता है सर। उस समय एक देखेंगे आप मुगल काल में ये था कि होता है ना कि अपने शत्रु जो है उसको दोस्त बना लो, जो शत्रु क्या है उसको अपना दोस्त बना लो। पर औरंगजेब ने जो ये नीति चलती आ रही थी उसका विरोध किया था, और उसने क्या किया था, राजपूत जो उस समय के एक ताकतवर थे वहां पे, तो उनको दुश्मन बना लिया था। ठीक, अकबर के टाइम देखिए क्या किया था उसने, मैट्रिमोनियल या फिर अदर चीजों के से भी उसने क्या किया था, राजपूतों को संगठित कर लिया था सर। अपने दुश्मन को जो आप दोस्त बना लेंगे तो फिर आप अधिक साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। पर औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया कि जो उस समय के राजपूत थे उनको क्या किया, इसने अपना दुश्मन बना लिया था। पर जो ये थे साहे बेखबर बहादुर शाह जफर जी, इसने क्या किया कि इसने जो सारी चीजों को परिवर्तन कर दिया। इसने धार्मिक नीतियां, जो जजिया कर लगाया था या फिर जो भी इवन सारी चीजें जो थी उसमें इसने क्या किया, पूर्णतः परिवर्तित कर दिया, और राजपूतों की नीतियों में भी इसने काफी सुधार किया। ठीक, और इसने सहिष्णु नीतियों को अपनाया, जो अकबर ने किया था वो उसी टाइप की नीतियों को इसने, सबके साथ उदारता का भाव इसने रखा था, और ऐसे ही रखना चाहिए एक शासक को सभी धर्मों के प्रति। इसके बाद जहांदार शाह जी आते हैं जो 1712 से 1713 तक शासन करते हैं। ठीक, 1 सालों तक बस। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, और उन चारों पुत्रों में भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। मैंने क्या बोला, सभी लोग अपने रक्त से परिचित होते हैं, और यहां भी सेम हुआ। क्या हुआ, इसके चारों लड़के भी आपस में भिड़ लिए। ठीक, उस समय एक शक्तिशाली सामंत होता था जिसका नाम जुल्फिकार का था। देखो जुल्फिकार खां जो था ना, इसने क्या किया कि इसके 4 पुत्र थे। अब चारों में जो 3 पुत्र थे वो काफी स्ट्रांग थे, मेंटली फिजिकली, उनके पास सेना थी, उनके पास पैसा था। एक पुत्र तो था सबसे कमजोर था, वो कौन था, वो यही था जहांदार शाह। जहांदार शाह बहुत कमजोर था। अब जुल्फिकार खां क्या सोचा कि इन तीनों लोगों को अगर साथ दे दिया जाए और इन तीनों में से कोई राजा बन जाए तो ये ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश है, तो मेरे हाथ में कुछ मतलब शासन तो रहेगा नहीं। जब ये लोग खुद काबिल हैं तो ये आराम से शासन चला लेंगे। तो इसने क्या किया, जो जुल्फिकार खां था, चूंकि इसके पास बहुत ज्यादा सेना थी, इसके पास भी पैसा थी, इसके पास भी एक सामंतों का संगठन था सर। ठीक, समझ रहे हैं ना, जैसे इस समय जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका एक ग्रुप होता है, वैसे इसके पास क्या था, एक बिजनेसमैनों का ग्रुप था। तो पैसा आज हो या कल हो उतनी ही हैसियत रखता है सत्ता बदलने के लिए। ठीक, तो इसने क्या किया, जुल्फिकार खां ने जहांदार शाह को सपोर्ट कर दिया। अब जहांदार शाह कहां क्या हुआ, तीनों भाइयों को हरा के राजा बन जाता है, और ये किसी को विश्वास ही नहीं होता है। डार्क हॉर्स होता है ये, जिसको उम्मीद ही नहीं रहता है वो
चला जाता है और राजा बन जाता है सर। ठीक, जैसे आज आपसे किसी की उम्मीद नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, और विश्वास मानिए कल के अधिकारी आप ही हैं। ठीक ना, तो इसको लंपट मूर्ख बोला जाता है सर। लंपट मूर्ख इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो जहांदार शाह था, असली शासन उसके हाथों में चला गया, क्योंकि वही बनाया था। तो ये जो जहांदार शाह जी थे, ये जुल्फिकार खां के हाथों में अपनी टोटल सत्ता दे दिए, और ये मात्र उनके हाथों के कठपुतली बन के रह गए थे। ठीक, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? लंपट मूर्ख। अब देखो इसी दौरान क्या होता है ना कि लाल कुंवरी, देखो ये भी क्वेश्चन में किसी एग्जाम में मैंने देखा था कि निम्न में से लाल कुंवरी का संबंध किस शासक से है? तो अब क्या बोलेंगे? जहांदार शाह। जहांदार शाह जो था वहां की एक वैश्या थी, वैश्या समझ रहे हैं ना? हाँ, आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक, तो जो लाल कुंवरी वहां की वैश्या थी, इनको उनसे हो गया था प्यार। अब इन्होंने क्या किया, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में, उनके साथ समय व्यतीत करने के चक्कर में राज्य और शासन प्रशासन के साथ समय व्यतीत करना इन्होंने कम कर दिया। अब होगा क्या, जब राजा भोग विलास के जीवन में व्यतीत हो जाए और उसका ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत होगा किसमें? भोग विलास में, तो क्या होगा? तो सत्ता में परिवर्तन होगा सर वहां। तो जो सत्ता था वो जुल्फिकार खां ही चला रहा था। अब यहीं पे दो भाइयों की एंट्री होती है, सैयद बंधु। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सैयद बंधु ऐसे दो भाई थे जिनके पास एक बड़ी सेना थी, इनके पास बहुत सारा पैसा था, इनके पास बहुत सारी जमीनें थी, उस समय की बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, इनके पास मतलब प्रशासन का भी कुछ हिस्सा था। तो इन लोगों के पास इतनी ताकत थी कि अगर ये चाह दें और कोई कमजोर शासक है तो उनका तख्ता पलट कर सकते हैं सर। इनके पास क्या था, क्योंकि इनके पास पैसा था, सेना था, अब क्या चाहिए? तख्ता पलट के लिए ही। हाँ, पर शासक कमजोर हो तब। अब चूंकि इन लोगों को एक शासक मिल गया था जो कि लाल कुंवरी के चक्कर में अपना पूरा लाल साम्राज्य त्यागने को तैयार था, तो ये भी यहाँ पे होली एक्टिव। ठीक, और सैयद बंधु कि अब जो सैयद बंधु थे उनके पास सारा बल था, उनके पास सेना था, तो उसने क्या किया, फर्रुख सियर को उठा के जहांदार शाह को हरा दिया। ठीक, और फर्रुख सियर इनके हाथों को पकड़ के सत्ता पे बैठ गया। पर आपको ही पता है, आप एक अपने बल से ऊपर जाएं और आपको कोई बैठाए, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक ना, तो फिर वो कठपुतली की तरह नचाएगा भाई, वो क्यों आपको ले गया वहां पे? ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, फिर जो इनके हिसाब से काम नहीं होता है। जो सैयद बंधु थे, इनके हिसाब से जो फर्रुखसियर था वो काम नहीं करता है। ठीक, तो ये थोड़े असंतुष्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? घृणित कायर। फिर मैंने बोला ना, जो भी उपनाम होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से किस शासक को घृणित कायर बोला जाता है? तो घृणित कायर किसको बोला जाता है? तो घृणित कायर फर्रुखसियर को बोला जाता है। ठीक ना, तो फर्रुखसियर जो शासक था, उन्हें जो सैयद बंधु थे, चूंकि उन्होंने उसका हेल्प किया था तो उनसे खुश होता है, और उन्होंने क्या किया, सैन्य संबंधी और वजीर का पद। जो वजीर, आप अगर चेस खेलते होंगे तो जानते होंगे कि वजीर के पास इतना दम रहता है कि वो क्या करता है, किसी भी गेम को मैनिपुलेट कर सकता है पूरी तरह से। तो अब इसने क्या गलती कर दी ना सर, आज भी देखिए जो प्रधानमंत्री का पद है काफी पावरफुल है। तो हाँ, उस समय तो राजतंत्र था तो राजा ही पावरफुल होता था, बट चूंकि वो कठपुतली था ऑलरेडी, और इसने क्या किया कि सैन्य ताकत और वजीर की ताकत ये दोनों किसको दे दी? सैयद बंधुओं को दे दी। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो सैयद बंधु थे और वो मजबूत होते गए। ठीक ना, तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जो सैन्य प्रणाली थी, जो वजीर था, जो एडमिनिस्ट्रेटर था, वो किसके पास था? सैयद बंधुओं के पास था। ठीक, तो देखिए फर्रुखसियर के कालक्रम में एक घटना घटित होती है, ये इंपॉर्टेंट है, कि बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में दिल्ली में फांसी दे दी जाती है। बंदा बहादुर, ठीक, सिख गुरु थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखिए ये आपसे 1716 ईस्वी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि निम्न में से किस मुगल शासक के कालक्रम में जो बंदा बहादुर थे उनको फांसी दे दी गई थी? तो आप क्या बोलेंगे? फर्रुखसियर के शासनकाल में बंदा बहादुर को सन 1716 ईस्वी में दिल्ली में फांसी दे दी जाती है। ठीक, फिर उसके बाद 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने शाही फरमान दिया था, और इसे अंग्रेजी कंपनी के लिए क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और यहीं से क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कि अंग्रेजी कंपनी को मैग्ना कार्टा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आप क्या बोलेंगे? फर्रुखसियर के द्वारा। और इसी के लिए फिर मैं आगे बात करूं, हाँ कहाँ गया, हाँ, अंग्रेजों को 3000 की कीमत में बंगाल क्षेत्र में, देखो अंग्रेजों ने क्या किया कि आए, वो बोले कि मेरे को शासन करना है। ठीक भाई, ये लोग आए मस्त और बोले कि बस मसाला वसाला बेचेंगे साहब, आप अपना मस्त शासन कराइए, हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोग मरवाड़ी टाइप में हैं, बिजनेस करेंगे और निकल लेंगे यहाँ से। पर ये आगे आप देखिए क्या होगा। ठीक ना, फिर इन्होंने क्या किया, 3000 रुपए में बंगाल क्षेत्र को
बंगाल क्षेत्र को दे दिया और बोला कि आप लोग क्या करेंगे, मुक्त व्यापार कर सकते हैं। 3000 रुपए में अंग्रेजों के पास पहला जो आता है वो बंगाल आ जाता है। ठीक, फिर देखिए पूरा। फिर फर्रुखसियर ने राजस्थान के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी और सवाई राजा जय सिंह के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सवाई राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि जो थी वो किसने दी थी, तो अब क्या बोलेंगे, फर्रुखसियर ने। फिर एक बार रिवाइज कराता हूं, सवाई की उपाधि सवाई राजा जय सिंह को किसने दी थी, तो अब क्या बोलेंगे, वो फर्रुखसियर ने दी थी। और सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या करवा दी और वे नए शासकों का चयन करते हैं। देखिए अब होता क्या है ना कि कई सारे फैसले देखो अब हैं ये वजीर और सैन्य इन्हीं के पास हैं, पर जो चूंकि वो उस समय प्रजातंत्र था तो क्या होगा, जो राजा का आदेश होगा वही तो सुप्रीम होगा। तो कई चीजों में सैयद बंधुओं ने देखा कि उनके हिसाब से कार्यप्रणाली नहीं चल रही है, तो जो किसी को बना सकता है वो मिटाने की भी क्षमता रखता है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, उसको तुरंत फांसी दिलवा दिया, हत्या करवा दिया, सॉरी फांसी नहीं दिलवाया था, हत्या करवा दिया था। और फर्रुखसियर का शासन यहीं पे खत्म हो जाता है और जो सैयद बंधु थे वो किंग मेकर बन जाते हैं। किंग मेकर ये बोला जाता है कि किंग मेकर के नाम से निम्न में से किनको जाना जाता है, तो अब क्या बोलेंगे, सैयद बंधुओं को। और सैयद बंधु ही एक्चुअल में किंग मेकर थे, अभी आप देखेंगे। ठीक ना। फिर ये रफीउद दर्जात को 1719 ईस्वी में ये क्या करते हैं, सैयद बंधु ने इनको शासक बना दिया। ठीक, बट पता नहीं क्या उस समय हुआ कि लगातार 2 शासकों को फेफड़ों की बीमारी हो गई। क्या हो गया, फेफड़े की बीमारी। और इन्होंने, यहां से क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा क्योंकि एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक ना। तो जो फर्रुखसियर की हत्या करवाने के बाद जो सैयद बंधु होते हैं वो 1719 तक इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, रफीउद दर्जात की। तो रफीउद दर्जात को क्या करते हैं, ये शासक बना देते हैं, पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर जो सेकंड शासक ये लोग बनाते हैं, देखिए यहाँ पे भी सैयद बंधु ने फिर एक शासक बनाया है। ठीक, तो रफीउद दौला को क्या करते हैं ये लोग, फिर शासक बनाते हैं, पर इसकी भी मृत्यु सेम हो जाती है, इसको भी फेफड़े की बीमारी होती है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, फिर इसके बाद जो थे सैयद बंधु, उन्होंने मोहम्मद शाह को बनाया। मोहम्मद शाह को एक रंगीला बादशाह बोला जाता है। मतलब ये इतना रंगीला आदमी था कि शासन में कुछ भी हो, प्रशासन में कुछ भी हो, सैन्य में कुछ भी हो, राज्य में कुछ भी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको सिर्फ फर्क पड़ता है तो अपने रंगीलेपन से। रंगीलेपन आई मीन क्या, भोग विलास के जीवन से। इतना भोग विलासी राजा था कि मतलब पूरी दिल्ली लूट गई थी, दिल्ली पे 57 दिनों तक हमला होता रहा, दिल्ली के सारा धन लेकर बाहर जाया गया, पर फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ता है। और ये क्या करता है, ये अपने मस्त अय्याशी में व्यस्त रहता है। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये है रंगीले बादशाह। यहाँ पे भी देखिए, इनकी पिक भी गूगल करेंगे तो सबसे पहले यही आएगा। पिक भी चीख चीख के चिल्लाता है कि भाई मैं रंगीला हूँ। ठीक, अब देखो सैयद बंधु जो होते हैं मोहम्मद शाह को शासक बना देते हैं, परंतु मोहम्मद शाह को यह आभास था कि जैसा कि सैयद बंधुओं से, देखो अब होता क्या है यहाँ पे कि मोहम्मद शाह जो रंगीला तो था पर इसके पास एक माइंड भी था, और इसने समझ गए कि एक बात बताओ, जो आज से 4 शासकों के साथ ऐसा ही कर चुका है, 4 शासकों को गद्दी पे बैठाता है और फिर गद्दी से उतार देता है, तो क्या ऐसी संभावना नहीं है कि फिर मेरे को भी गद्दी पे बैठाएगा और मेरे को भी उतार देगा। भाई अब मैं इसके हिसाब से काम नहीं करूंगा, इसके हिसाब से मैनिपुलेट नहीं होऊंगा, तो ये हटा देगा शासन से। तो मोहम्मद शाह जो था उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई एक काम करो, चूंकि राजा था वो, तो इसने क्या किया, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। देखिए बहुत बड़ा स्टेप इसने लिया, किंग मेकर को इसने क्या किया, मरवा दिया। किंग मेकर को ये मरवा देता है और फिर ये फ्री हो जाता है। भाई अब चलो अभी ये तो है स्टेबल हो गया मैं। ठीक, तो ये यहाँ पे स्टेबल होता है, इसको लगता है कि स्टेबल हो गया बट एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक ना। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किंग मेकर जो सैयद बंधु थे, इनकी हत्या निम्न में से किस शासक के द्वारा करा दी जाती है, तो अब क्या बोलेंगे, मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह से एक और क्वेश्चन आएगा कि किस शासक को रंगीला राजा बोलते हैं, तो वो कौन थे, वो मोहम्मद शाह थे। देखो ये इतना मतलब व्यस्त था कि इसी के टाइम जो मुगल का विघटन देखेंगे ना आप, वो तो पहले से भी होता था, पर एक पूर्ण रूप से जो छोटे सरदार थे वो अपना स्वतंत्र अपने आप को घोषित करके और छोटे छोटे अपने राज्यों का निर्माण करने लगे। किसके टाइम में, इसी के टाइम में। अभी हम लोग आगे जानेंगे। ठीक ना। अब ये देखिए यहीं पे छोटे छोटे राज्यों का उद्भव होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट है कि बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो कौन किया था, मुर्शिद कुली खां। जो बंगाल पे था उसने किसने किया था, मुर्शिद कुली खां। फिर हैदराबाद की बात करें तो कौन थे, चिनकिलिज खां। इसे निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछेगा आपसे निजाम उल मुल्क, ऑप्शन में आएगा क्या, निजाम उल मुल्क जो थे वही बंगाल के संस्थापक थे। ठीक, फिर अवध की बात करें तो अवध में शहादत खां जाते हैं और कर्नाटक में सादुतुल्ला खां। ठीक,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इसका मैं जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता था कि पृथक हो गए ये लोग, स्वतंत्र रूप से अपना शासन करने लगे, छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होने लगा, साम्राज्य का विघटन होने लगा। पर इन साहब को कोई फुर्सत नहीं है, ये आप भी वहीं पे चिपके हुए हैं, ठीक। रंगीला राजा थे ना। अब देखिए आगे, अभी भी चिपके हुए हैं और यहाँ पे भी ये चिपके मिलेंगे आपको, ठीक। अब यहीं पे ईरान क्षेत्र का शासक जो है नादिर शाह। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ना कि नादिर शाह ने भारत के किस शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो आप क्या बोलेंगे, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को ही रंगीला शासक के नाम से जाना जाता है और इसने ही शहादत, जो सैयद बंधु थे उनको शहादत दिया था, इवन मृत्यु दिया था, ठीक ना। नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और नादिर शाह शुरू में एक चरवाहा था, बाद में चलकर एक फारस का शासक बन जाता है। सोचिए रियल मोटिवेशन। एक जो चरवाहा था वो क्या बनता है, वो ईरान का शासक बनता है और वो भारत पर आक्रमण करता है, वैसे ही जैसे एक चाय बेचने वाला आज भारत का प्रधानमंत्री है। रियल मोटिवेशन है सर ये, ठीक। तो 1736 ईस्वी में जो फारस का शासक बनने के बाद वो भारत पर 1739 में आक्रमण कर देता है और उसके आक्रमणों के कारण उसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। तो इसे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं आपको, ठीक। तो इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और मोहम्मद शाह उस समय कमजोर शासक के रूप में सामने आता है और नादिर से आक्रमण करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाता है और लगभग 57 दिनों तक दिल्ली में रुकता है और पूरा कत्लेआम मचाता है सर ये। तो देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले तो ये समझिए कि हुआ क्या, फारस जो था ईरान था, वहां पे हुआ क्या कि एक जो चरवाहा था वो शासक बन जाता है नादिर शाह। अब ये बुक्स उठाता है सर, ये बुक्स में देखता है कि भारत का नाम है, वहां पे असीम धन है, बहुत सारे धन है, यहाँ के राजा जो हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो ये क्या बोलता है कि क्यों नहीं भारत पे एक अटेम्प्ट दिया जाए सर। और ये भारत पे अटेम्प्ट देता है और चूंकि भारत का राजा तो मस्त अपने कामासूत्रा में लगा था तो इसको कुछ पता नहीं चला, ठीक। तो इसने क्या किया, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि चूंकि इसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और इसीलिए इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा नादिर शाह से, नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण करता है। तो क्या बोलेंगे आप लोग, वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण करता है और 57 दिनों तक दिल्ली में रुकता है और इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ईरान का नेपोलियन किसको बोला जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोला जाता है। और आपको कमेंट करके हम लोगों ने जान लिया था कि जो ईरान का नेपोलियन था वो नादिर शाह था। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। जो कमेंट सही होगा ना उसको पिन कर दिया जाएगा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, अब अपने साथ वो जो कोहिनूर हीरा था और शाहजहां का तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन गया कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पर फिर एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि जो तख्ते ताउस था या फिर जो मयूर सिंहासन था वो किस राजा का था या किस राजा से संबंधित था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो किससे संबंधित था, वो शाहजहां से संबंधित था। और फिर ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो मयूर सिंहासन था वो भारत से लूटकर कौन फारस ले गया था, ठीक। तो अब क्या बोलेंगे, नादिर शाह। नादिर शाह, और फिर नादिर शाह से ये क्वेश्चन बनेगा कि नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत आता है। तो आप क्या बोलेंगे, मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह से ये क्वेश्चन बनेगा कि मोहम्मद शाह को किस उपनाम से जाना जाता है। तो किसे, रंगीला राजा के नाम से जाना जाता है। और रंगीला राजा जो था इसने क्या किया था, ये भोग विलास में तो था पर इसने अपना दिमाग चलाया, उसने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी, ठीक। तो इससे इतने क्वेश्चन बनेंगे। ये देखिए पूरा कत्लेआम मचता रहा और ये क्या किए, एक लड़की तो थी और 4 लेते आए, ठीक ना। पूरा राज्य में तबाही मचा है, इनका अपना भोग विलास का जीवन मस्त चल रहा है, ठीक। वही है फिर, परंतु मोहम्मद शाह के एक सहयोगी के बुलाने पर और दिल्ली आकर खूब सारा धन लूटता है, फिर आता है और फिर खूब सारा धन लूटता है। अब हम लोग देखेंगे कौन, अहमद शाह। किसके बारे में हम लोग जानेंगे, अहमद शाह के बारे में, ठीक। अब नादिर शाह की जो होता है वो क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, ठीक। जो नादिर शाह था वो भारत का जो धन लूट के गया तो जो मोहम्मद शाह के टाइम में आया था उसकी मृत्यु हो जाती है और ईरान का शासक जो अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली जो था वो ईरान का शासक बन जाता है। और ये नादिर शाह के कार्यों को एज ए मोटिवेशन लेता है। उसने सोचा कि भाई ये भारत गया था, उसमें बहुत सारा धन लेके आया। अब लोग मोटिवेशन लेते हैं ना, जो सीजीएल में सेलेक्टेड है या फिर जो यूपीएससी में सेलेक्टेड है, आप लोग देखते हैं ना, उससे मोटिवेशन लेते हैं आप लोग कि हाँ भाई ये बंदा पढ़ के वहाँ पे चला गया है तो मैं भी पढ़ूंगा तो वहाँ पे चला जाएगा। अच्छी चीज़ है, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, ठीक। पहले शुरुआत सपने से होती है। तो इसने भी एक सपना देखा और उसने क्या किया, नादिर शाह को एज ए मोटिवेशन लिया और अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पे आक्रमण किया और उसने भारत पे 7 बार आक्रमण किया और अपना पहला आक्रमण 1748 में मुगल शासक अहमद शाह के टाइम में करता है। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा सर, अगर ये क्वेश्चन आए कि अहमद शाह अब्दाली ने अपना आक्रमण किस मुगल शासक के टाइम पे किया था, तो अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के शासनकाल में हमला किया था, ठीक। अहमद शाह आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है, आसान था, ठीक।
फिर अब इसके बाद जो शासक बनता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बारे में अगर बात करें तो इसके टाइम में एक महत्वपूर्ण घटना होती है और वो होती है ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला। सिराज उद दौला और बंगाल के कंपनी में एक युद्ध होता है सर, प्लासी का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध। ये कब होता है? ये आपका होता है 1757 ईस्वी में, ठीक। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। वो किसके शासनकाल में होता है? तो किसके शासनकाल में होता है? आलमगीर द्वितीय के। और किसमें होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 3000 रुपये देकर जो बंगाल में था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हो गई थी, जो बोली थी कि हम तो मसाला बेचने आए हैं सर, व्यापार करेंगे चले जाएंगे, मरवाड़ी लोग हैं यार, ठीक। और इन्होंने क्या किया, ये सिराजुद्दौला जो वहाँ के नवाब थे उनसे युद्ध किया प्लासी के युद्ध में। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लासी का युद्ध कब घटित हुआ था, तो क्या बोलेंगे 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध था, ठीक ना। फिर इसके बाद जो आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, देखिए इसमें क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही आते हैं कि उनके जो शासनकाल में घटनाएं होती, क्योंकि देखो मैंने बोला ना कि जो मुगल काल का उत्तर मुगल काल है वो अपने विघटन की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे विघटित होगा। छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हो रहा है और जो छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा है और साम्राज्य का विघटन हो रहा है, ठीक ना। तो 1764 में फिर होता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 3 लोग थे, शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है सर। क्या करेगा कि निम्न में से कौन से शासक बक्सर के युद्ध में सम्मिलित नहीं थे? फिर रिमाइंड कराता हूं क्या क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन से शासक जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो इन तीनों का ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिन्होंने इस युद्ध को नहीं लड़ा था, तो आपको उसी को सिलेक्ट करना है जो इस युद्ध में नहीं थे। तीनों आप लोग याद कर लीजिए, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और कौन थे? शुजाउद्दौला, ठीक। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने तीनों को हरा दिया था। सोचो अंग्रेज कितने पावरफुल होते गए थे। तीनों ने मिलकर संगठित होकर युद्ध किया और तीनों को अंग्रेजों ने जो मसाला बेचने आए थे उन्होंने मजा चखा दिया, ठीक। फिर बक्सर के युद्ध के बाद जो आलम द्वितीय थे और अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे और अंग्रेजों के बीच में एक इलाहाबाद की संधि होती है सर। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर यूपी का एग्जाम आप देंगे तो यूपीपीसीएस आर हो, यूपीपीसीएस आर हो, या फिर जितने भी एग्जाम होते हैं सर, यूपी ट्रिपल एससी का उठा लीजिए, उसमें ये इलाहाबाद की संधि जरूर पूछता है सर। क्योंकि आप जो प्रयागराज है वो उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छा लोकेशन है, जाना माना है। वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, यही 3-4 फेमस है। तो इसलिए ये पूछता है कि 1765 में जो ये क्वेश्चन ऐसे आया था, किसमें आया था, ग्राम विकास अधिकारी में आया था कि इलाहाबाद की संधि किस सन में होती है, ठीक। तो उसमें 3 ऑप्शन देता, क्या बोलेंगे 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक। और आलम द्वितीय को अंधा बना दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो आलम द्वितीय था उससे अंग्रेज थोड़ा असंतुष्ट हो जाते हैं। देखो असंतुष्ट होने का कारण क्या था कि आप ऐसे देखिए कि कोई शासक है, ठीक। चूंकि जो आलमगीर द्वितीय था वो पूरे भारत का शासक था, ठीक। तो अपना ये बिहार में सिराजुद्दौला से जब अंग्रेज युद्ध किए थे प्लासी के 1757 ईस्वी में, तो वहां पे इन्होंने देखा भाई ये तो कमजोर शासक है, पर अब यहाँ पे केंद्र से दबाव आ रहा है। सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो आलमगीर द्वितीय के पास थी। ये आलमगीर द्वितीय है, आप देख सकते हैं फोटो में, तो इनके पास थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने संगठित कर लिया 2 छोटे छोटे राज्यों को। अब अंग्रेजों को और ज्यादा सैन्य पे खर्चा करना है और बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे। जब सामने वाला प्रतिद्वंदी जो होगा वो मजबूत हो जाएगा तो सिंपल सी बात है भाई, मेरे को ब्रिटेन से मंगाने पड़ेंगे यार, जो भी धन है या कुछ भी। अभी तो उतना मैंने लूटा नहीं है भारत को, अब लूटूंगा मैं धीरे धीरे, ठीक ना। तो यही होता है कि इससे बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं और आलमगीर द्वितीय को ये लोग अंधा कर देते हैं। ऐसा तो कई बुक्स में ये लिखा है ना कि ये लोग गरम जो चाकू होता है ना ऐसे आंख में चुभो देते हैं उसके। अब क्या सच है, कई सारे राइटर ने लिखा है इस चीज को, ठीक ना। तो आलमगीर द्वितीय को अंधा बना दिया जाता है और एक अंधे शासक के रूप में इसको कार्य करता रहता है, ठीक। अब चूंकि सबको पता है, मैंने बोला ना ये लोग अंधे राजे के रूप में उसको इसलिए शासक कराते हैं कि मतलब ये भाई बैठा है ये गद्दी पे नाम का कठपुतली टाइप में बना के, समझ रहे हैं ना, ठीक। फिर इसी क्रम में 1803 में ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी थे लॉर्ड लेक के प्रयासों से यह घोषित हो जाता है कि आलमगीर द्वितीय अब अंग्रेजों के संरक्षण में हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखे होंगे कि अगर कोई किसी को संरक्षण में ले रहा है, संरक्षण मतलब क्या हो गया कि मतलब भाई वो बंदा काबिल नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं इसको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक। और मेरे सपोर्ट के साथ मेरे संरक्षण में ये आगे सरकार चला रही है, तो ऐसे कठपुतली मान के चलिए इसको, ठीक। ये अपने संरक्षण में शासन चलाने लगे। अब अकबर द्वितीय आते हैं। अकबर जितने महान थे, अकबर द्वितीय उतने ही क्या आप समझ लीजिए आगे, ठीक। अब भारत में मुगलों की स्थिति काफी खराब हो गई थी
और अंग्रेज उनके साथ काफी अनैतिक व्यवहार कर रहे थे। तब अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप ब्रिटेन जाइए और हमारी तरफ से ब्रिटेन की महारानी को संदेश दीजिए कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। और इसी क्रम में जो अकबर द्वितीय थे वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि निम्न में से किस शासक ने दी थी? तो अब क्या बोलेंगे? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक। अब अंग्रेज कर रहे थे भाई एकदम खतरनाक वाला शोषण। एक तो आलमगीर द्वितीय को बना दिया अंधा, संरक्षण में लिए, शासन किए। अब उनके बाद जो अकबर द्वितीय, इनको भी डर था कहीं हमारा भी आंख नोच न लिया जाए, ठीक। अब ये डर गए थे पूरी तरह से, तो इन्होंने क्या किया कि एक काम करिए, राजा मोहन राय जी आइए, आप अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप एक काम करिए, इस संदेश को ब्रिटेन की रानी के पास ले जाइए और बताइए कि अंग्रेज जो भारत में व्यापार करने आए थे एक्चुअल में ये शासन करने पे उतारू हो चुके हैं। पर उनको क्या पता था कि उनको सारे जो आदेश हैं वो तो ब्रिटेन ही से मिल रहे हैं ना सर। पर इनको उम्मीदें थी, होता है ना कि एक सुपीरियर पे लोगों पे एक उम्मीदें रहती हैं कि हाँ भाई बंदा कुछ ठीक करेगा, ठीक। पर आगे देखिए क्या होता है। अब होता क्या है कि इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय शासनकाल में आ जाते हैं और इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। और ये अब यहाँ पे जो बहादुर शाह जफर थे इतनी खराब हो गई कि उनकी राज्य की सीमा बहुत छोटी हो गई और लाल किले से बाहर भी निकाला जा रहा था। इसी क्रम में क्रांति शुरू हो गई। देखिए अब हुआ क्या ना कि चूंकि अकबर द्वितीय ने ही बोला था ना कि भाई साहब जाइए ब्रिटेन की रानी के पास, क्योंकि स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। अब जो लाल किला जो कि मुगलों का निवास था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन जहां से शासन चलाया जाता था, दिल्ली में बैठ के चलाया जाता था, होता दिल्ली अभी दूर है सर, ठीक। तो अब क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बोला भाई तू लाल किला से निकल जा बाहर यार, अब लाल किला हम लोगों का है, ठीक। चूंकि स्थिति खराब हो रही थी। अब सोचिए एक गलती 3,000 रुपए के चक्कर में जो शासन के लिए दिया गया था, भैया हम मसाला बेचने वाले हैं, इन्होंने क्या किया पूरे राज्य पे मसाला लगा के मस्त बिरयानी बना दिया उन लोगों का, ठीक। और लाल किले से बाहर निकालने लगे ये लोग, ठीक। फिर 1857 की क्रांति शुरू होती है और क्रांतिकारियों के कहने पर बहादुर शाह जो जफर थे वो क्या हुए, वो नेतृत्व करने लगे भारत में पूरे किसका, 1857 की क्रांति का। फिर अंग्रेज चिढ़ गए। इसके पहले आंख में चुभोया था, इन्होंने क्या किया था, चाकू डाल दिया था ना, ब्लाइंड बना दिया था। फिर इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर से भी ये बहुत गुस्सा हो गए। अंग्रेज जो थे गुस्सा हो गए किससे, बहादुर शाह जफर से। बोले कि भाई एक बात बता यार, तू बूढ़ा हो चला है, आराम से अपना शासन करो, निकल ले, अब तो फिर से क्रांति करेगा। फिर उन लोगों का क्या होगा, रिसोर्सेज यूज होंगे सर, सैन्य रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज यूज होंगे। तो फिर ये इनसे हो गए गुस्सा और इन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह जफर को जो पराजित हो गया 1857 की क्रांति जब खत्म हुई तो म्यांमार की जेल में भेज दिया जाता है और 1862 में जेल में इनकी मृत्यु होती। सोचिए एक जो साम्राज्य चल रहा था उसका अंत इतना बुरा होता है किसी ने सोचा भी नहीं था, ठीक ना। तो सबका अंत आना तय है, कोई कितना भी डिक्टेटरशिप कर ले। इस प्रकार से पूरे मुगल वंश की समाप्ति हो जाती है, ठीक। तो मुगल क्लास यहीं पे खत्म होता है। जो बाबर ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी वो बहादुर शाह जफर के जेल में जाके मृत्यु होने से खत्म होती है। और यहाँ पे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया प्रथम ने नवंबर 1858 को विधिवत कानूनी रूप से मान लिया कि मुगलों की सत्ता खत्म हो चुकी है और चूंकि भारत में कोई राजा नहीं बचा है इसलिए ब्रिटेन का अंग भारत को मान लिया जाता है। मैंने बोला था ना अकबर द्वितीय ने गलत सोचा था। यहाँ पे अकबर द्वितीय सोच रहा था कि महारानी से हम लोग निवेदन करेंगे तो महारानी भैया भारत को संरक्षण प्रदान करेंगी, पर वो संरक्षण का वो तो बच्चन के तलाश में थी। और मिलते ही उन्होंने क्या किया, जब जेल में मृत्यु हो गई, मेरे को तो लग रहा है मार दिया होगा लोगों ने कि जल्दी जल्दी शासन मिल जाए, ठीक। और यहाँ पे जो ब्रिटेन का अंग भारत को मान लिया जाता है और यहीं से भारत की स्थिति और खराब होने लगती है, यहाँ के धन को बाहर ले जाया जाता है। ये क्लास हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास अब चालू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक ना। पूरी क्लास आप लोग देख लीजिएगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास ये खत्म हो गया और फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी हम लोग टोटल अपना चल रहा है कि मतलब 15 घंटे के अंदर हम लोग टोटल क्लास को खत्म कर लेंगे, ठीक। और मैं जीएस बैंडे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपका हिस्ट्री या जितने भी जीएस के सारे कोर्सेज मैं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी, साइंस, मैंने खुद काफ़ी अच्छे से पढ़ा है माइंड मैप के थ्रू और आप लोग को माइंड मैप के थ्रू पढ़ा दूंगा, टोटल याद करा दूंगा। और बाकी मैथ के लिए आकाश सर से मैथ पढ़ लीजिए आप लोग। अब कहानी की तरह नहीं बट ट्रिक से और बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में ये क्या करेंगे, आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे, ठीक ना। इन्होंने खुद 10 से अधिक एग्जाम निकाला है, इनका ज़्यादातर एग्जाम जो है वो मैथ के बल पे निकल जाता है सर,
50 में 50, 100 में 100 ऐसे ही लाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग एक बार जरूर विजिट करिए कंप्लीट मैथ फ्री। जितने भी टीचर हैं ना वो क्या करते हैं, 2-3 क्लास डालते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, फिर कोर्स बेचने लगते हैं सर अपना, ठीक ना। पर अपन लोग क्या है, इसीलिए आए हैं कि आप लोग को फ्री में टोटल कोर्सेज मिल जाए। और ये मेरा वादा है ना सर कि कल का अगर सारे पेड बैचेस भी लॉन्च होंगे, वैसे तो अभी कोई प्लान नहीं है, तभी भी ये क्लासेस फ्री में रहेंगे सर। जो फ्री में बच्चा पढ़ रहा है वो फ्री में पढ़ता ही रहेगा, ठीक ना। उसके शिक्षा में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो कंप्लीट मैथ फ्री बाय आकाश सर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, चैनल पे जाइए और इसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए। अगर आपने पूरा क्लास देखा है तो मैं मानता हूं कि आप एक संघर्षी युवक हैं और निश्चित रूप से ही सफलता आपकी होगे रहेगी, ठीक।